ऑपोजिट लोग सच में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ जिसको बाहर का खाना, जंक फूड, स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड फूड बहुत पसंद है, बट सलोनी को घर का सिंपल, सादा, कम मसाले वाला खाना बहुत पसंद है। जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और आयुष एकदम ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट है। मुझे सुबह उठ के ज़्यादा फोकस होता है काम में, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव मॉर्निंग में हो पाती हूँ, और आयुष इज़ अ नाइट पर्सन। ये छोटे छोटे ऑपोजिट्स होते हैं ना, ये रिलेशनशिप को बहुत एक्साइटिंग, बहुत अलाइव रखते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे ऑपोजिट बिहेवियर्स, ऑपोजिट पर्सनैलिटी स्टाइल्स रिलेशनशिप में बहुत डैमेजिंग प्रूव हो जाते हैं। जैसे हमारी रिलेशनशिप में एक ऐसा बिहेवियर रहा जो हम दोनों में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट रहा, और उसकी वजह से एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ शायद हमारी रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी थी। आजकल सोशल मीडिया पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी होती है। उसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वर्सेस एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल बोला जाता है, जहाँ पे एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला वो पार्टनर है जो हर समय, हर प्रॉब्लम, हर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करना, डिस्कशन करना चाहता है। वो चाहता है कि हर चीज़ अभी सॉल्व हो जाए, हर चीज़ अभी डिस्कस करके, झगड़ा करके, आर्ग्यू करके, जैसे भी ख़त्म करें। उसी जगह पर अवॉइडेंट स्टाइल वाला पार्टनर ऐसा होता है जो सोच चाहता है कि अभी मुझे मेरी स्पेस दो, मुझे बात नहीं करनी, लेट्स टेक आवर ओन टाइम। जो ऐसा लगता है जो शायद कॉन्वर्जेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कशन से भागता है। हमारी रिलेशनशिप में मैं वही एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला पार्टनर था, और सलोनी कहीं ना कहीं अवॉइडेंट स्टाइल वाली पार्टनर रही। और ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा बिहेवियर है, और स्पेशली जो पार्टनर्स में देखा जाता है, बहुत कॉमन भी है। हमको लगता था कि यार हमारी रिलेशनशिप इतनी बेकार है क्या, कि जब हम खुश हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट, जब कोई डिसअग्रीमेंट नहीं हो रहा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही हम दोनों के विचार किसी चीज़ में अलग हुए, जैसे ही डिसअग्रीमेंट हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, एकदम से हम एकदम ऑपोजिट हो जा रहे हैं, एंड एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ, ये इंसान गलत है। तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बट दिस इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज अब हम जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो इतना ज़्यादा कॉमन है, बट इसके बारे में बात कोई नहीं करता है। इसके बारे में आई थिंक सब ये सोचते हैं कि दिस इज़ वेरी कॉमन, ऐसे ही तो होता है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता। और उस मोमेंट में सच में ऐसा लगने लगता है कि आप सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हमें भी लगता था कि इसको मेरी बात समझ भी क्यों नहीं आ रही है, क्यों डिस्कशन से भाग रही है, ये क्यों चीज़ें सॉल्व नहीं करना चाह रही है ना। इनफैक्ट कई कई बार जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट होते थे, तो मुझे लगता था कि क्या इसके लिए रिलेशनशिप मैटर ही नहीं करती, कि क्यों ये बात नहीं करना चाहती, क्यों ये इतना अवॉइड करना चाह रही है इस बात को, है ना। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। मुझे इनफैक्ट अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने किसी भी डेली, डे टू डे टास्क में फोकस ही नहीं हो पाता था। मुझे लगता था सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में बात हो, चाहे आर्ग्यूमेंट ही हो लेकिन हो, लड़ाई हो लेकिन हो। मुझे लगता था इसको क्यों मैटर नहीं करता, क्या तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, क्या तुम्हारे ना, कि कितना ईजी है तुम्हारे लिए इग्नोर करना, अवॉइड करना, कि चलो छोड़ो, भूल जाओ और बाकी काम कर लो। तो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। या और अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊं कि मेरा क्या रहता था उस टाइम पे, मुझे लगता था कि अभी ये लड़ाई या डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा होने वाला है, इट्स बेटर टू स्टेप अवे फ्रॉम इट। तो मैं या दूसरे कमरे में चले जाती थी, या मैं एकदम बात करना बंद कर दूंगी। तो मुझे लगता था कि मुझे अवॉइड करना है, और मुझे ये भी फील होता था कि अगर मैं इसको बता भी देती हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं इसको बता भी देती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ, इसने तो वैसे ही नहीं समझना, क्योंकि उस मोमेंट में एंगर दोनों को है, पेन दोनों को है। ऐसा नहीं है कि जो अवॉइड कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है, बट अंदर फर्क पड़ा है, वो दिखा नहीं पा रहा। वो दिखा पा रहा है सिर्फ दूर जाके कि ये मेरी बात समझेगा नहीं। इट्स बेटर कि इसको समझाओ ही मत, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, आई नीड माई स्पेस, मुझे खुद सोचना है, क्योंकि इसको बता के भी कोई फायदा नहीं है। तो वो फील होता था कि ये बहुत बढ़ ना जाए, कुछ गलत आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, हम एक दूसरे को बहुत गंदी बातें ना बोल दें। और अगर समझाती भी हूँ तो इसने समझना है नहीं, इट्स बेटर कि मैं इसको बोलूँ ही ना। तो इससे और भी डिस्टेंस हो जाता था हमें। और इसी वजह से हमारे बीच में जब भी कोई कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, तो वो किसी ना किसी एक इंसान के तरफ बहुत ज़्यादा लीन करता था। जिसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस मोमेंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड, गुस्सा, एंग्शियस, उल्टे सीधी बातें बोलना, कुछ बातें बोलना, गुस्सा दिखाना कर पाता था। और फिर वो मेरी बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा नेस्टी हो जाता था, गंदा हो जाता था सिचुएशन। उसी जगह पे अगर सलोनी कभी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग अपना बिहेवियर दिखा पाती थी, तो वहाँ पे बहुत शांति, बहुत डिस्टेंस,
बहुत बहुत टाइम तक बात ना करना, एक दूसरे को इग्नोर करना। तो चाहे मैं स्ट्रांग रहूँ चाहे वो रहे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रही थी। सो मच सो कि एक समय ऐसा भी आ गया था जब शायद हमें ये फील होने लगा था कि क्या हम एक दूसरे के लिए गलत हैं, कि ये मैरिज ये रिलेशनशिप सर्वाइव भी करेगी कि नहीं करेगी। और हम दोनों को इस मोमेंट में ये लगता था कि मैं सही हूँ, जैसे तुम्हें लगता हो कि मैं सही सही हूँ, बात है। हमें सॉल्व करनी चाहिए ना जब रिलेशनशिप में इशू है। मुझे लगता था मैं सही हूँ, हमें ये बात इस टाइम पे नहीं बढ़ानी चाहिए, बाद में सॉल्व करनी चाहिए। और हम बहुत सालों तक यही सोचते रहे। तो हमें साथ में 9 साल हो चुके हैं। 5 years हम रिलेशनशिप में थे बिफोर मैरिज, एंड हमारी शादी को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब हीलिंग करी और जब हमने अपने रिलेशनशिप में काम करा, तो मुझे अपना एक रूट कॉज समझ आया जो बहुत डोमिनेंट था। तो मैं अपने रूट कॉज के बारे में बताऊंगी कि मैं क्यों इतना अवॉइड कर रही थी, ओके। जो कि मुझे जब मैं एक्चुअल में करती थी तो नहीं पता था, बट ऑब्वियसली हीलिंग के बाद पता चला जब हमने अपने मेंटर के साथ काम किया। तो मेरा जो मेन रीज़न था अवॉइड करने का, वो था फियर कि मेरा फ्रीडम ना छिन जाए, या मैं जो इंडिपेंडेंट फील करना चाह रही हूँ, या मैंने जो बबल बना रखा है अपने आसपास इंडिपेंडेंसी का, वो कोई ब्रेक ना करे। तो एक्चुअल में ये कहाँ से आ रहा था, क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप, मैं बड़ी बहन हूँ, सो आई एम द एल्डर सिस्टर। तो हमेशा वेन एवर आई फेल्ट इमोशनल, या जब भी मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट फीलिंग गुड या मैं लो फील कर रही हूँ, तो हमेशा मैंने अपने वो अंदर रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम द एल्डेस्ट सिस्टर, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई इमोशंस अपने आप, तभी तो मैं अपने बहन के इमोशंस को हेल्प कर पाऊंगी। तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जो इमोशंस हैं, जो भी मुझे फील हो रहा है, मुझे खुद सॉल्व करना है, खुद हैंडल करना है। और वो करते करते मुझे उस चीज़ की आदत पड़ गई कि नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ खुद। अब ये शुरू तो यहाँ से हुआ बचपन से, बट फिर बड़े होके ये सारे एरियाज ऑफ लाइफ में मेरे दिखने लगा। वो मेरे रिलेशनशिप्स में दिखने लगा, जहाँ पे मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ दूसरे इंसान को मेरे लिए कुछ करने के लिए। वो मेरे, जब मैं कमाना शुरू करी, वहाँ पे दिखने लगा कि अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। तो वो सारी चीज़ों में दिखने लगा। कई बार लगता है कि इंडिपेंडेंट होना तो अच्छी चीज़ है ना, बट जब ये हाइपर इंडिपेंडेंस बन जाता है ना, तो आप हमेशा एक अ, मैं बोलूँगी एक रेबेलियस मोड में रहते हो कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू कम वो सर्कल के अंदर। और ये अलाउ तब नहीं करता है व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप, जो हमारी शादी हो जाती है, राइट। और यही हुआ जब आर्ग्यूमेंट हुआ। तुम चाह रहे हो बात करना, तुम चाह रहे हो इसी टाइम पे सब कुछ बात करनी है, और मैं चाह रही हूँ कि आई नीड माई स्पेस, बिकॉज ज़्यादा आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ, बिकॉज मेरी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी मुझसे। आई नीड माई ओन स्पेस, मुझे खुद हैंडल करने दो, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल। तो वो हाइपर इंडिपेंडेंस मैं बोलूँगी, उसके वजह से ये हो रहा था मेरे साथ। ओके। क्योंकि अगर सामने से जब मैं एज अ विटनेस देखता था तो मुझे लगता था कि इसको क्या पड़ी, इसको तो पड़ी नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स की, इसको तो रिलेशनशिप के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। बट एक्चुअली अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली एक्सप्रेशन का तरीका अलग है, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक फियर है। वो फियर ये है कि जो इतने साल से मेरा पैटर्न बिहेवियर चलता आ रहा है ऑफ मेंटेनिंग माई इंडिपेंडेंस, किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो कहीं वो छिन ना जाए। वाह। इसी तरह से अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब हमने अपने रिलेशनशिप और खुद की हीलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया गाइडेंस में अपने मेंटर के, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली एक एंग्शियस मोड में रहता था अपनी रिलेशनशिप में, कि ऑलवेज सॉर्ट थिंग्स राइट अवे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाओ। वो इसलिए रहता था क्योंकि दो रूट कॉज थे मेरी लाइफ में। एक ये कि मैं एक काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ और अपनी लाइफ के गुड 10-11 ईयर्स शुरू के काफ़ी सारे लोगों के बीच में स्पेंड किया, काफ़ी कजन्स, काफ़ी सारे बड़े लोग। और वहाँ पे एक कॉमन पैटर्न जो मैंने नोटिस किया ना, कि घर में कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, लड़ाई झगड़े, बहस छोटी छोटी बातों पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। जरा सा भी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ तो लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, झगड़े होने लगे, और एक दो दिन में फिर सब नॉर्मल भी हो गए, जो शायद अगेन बहुत कॉमन चीज़ लगती है। बट वहाँ पे जब मैं एज अ बच्चा सब कुछ विटनेस कर रहा था ना, तो शायद मेरा एक बिलीफ, एक ऐसा पर्सनैलिटी साइड बन गई कि कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी इन अ फैमिली। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत नेसेसरी है कि आप अगर हर चीज़ के बारे में अभी झगड़ा बात बहस नहीं करोगे तो रिलेशनशिप या फैमिली दूर जा सकती है। पॉइंट नंबर 1।
दूसरा रूट कॉज जो मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरी ही फैमिली में एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान मेरी लाइफ में रहे हैं, जिनको मैंने हमेशा क्या देखा कि जब भी उनका मूड ऑफ होता था या वो गुस्सा होते थे, वो ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को, जिसका मतलब ये कि मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे को देखूंगा नहीं, मेरे को खाना नहीं खाना, काफ़ी काफ़ी दिन, कई बार कई घंटे, कई कई दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब एक छोटा बच्चा इस तरह का बिहेवियर बहुत ज़्यादा समय तक देखता है ना, तो उसकी नेचर ना बहुत ही विजिलेंट और अलर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा हमेशा ना केयर फ्री इनोसेंट रहना चाहिए, बट कुछ एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत होता है ना, तो बच्चे बहुत कम उम्र में ना एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बड़ों का साइलेंट ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है, क्या ये नाराज़ है, क्या मेरे से कोई गलती हुई, क्या आगे जाके ये बहुत बड़ी लड़ाई बनने वाला है, क्या आज मूड ठीक होगा, क्या मैं आज एक अच्छा बच्चा बन के पढ़ाई करता रहूँ या क्या मैं एंजॉय कर सकता हूँ। ये जो एंटिसिपेशन, ऑलवेज बीइंग अलर्ट, कॉशियस रहता है ना, तो इसकी वजह से ना ये कॉशन जो है ना, ये आपकी हर रिलेशनशिप में दिखता है। और शायद तुमने भी वो नोट भी किया होगा, जब हम लोग रिलेशनशिप में आए, हमारी शादी भी हुई, तो एक ना बार बार मेरे को ऐसा फील होता था कि सलोनी के साथ कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, मुझे हमेशा पता होना चाहिए। तो कई बार ये चुप भी बैठी होती थी ना, तो मेरे दिमाग में टेंशन आती थी कि ये चुप क्यों है, क्या ये नाराज़ है, क्या मेरे से कोई प्रॉब्लम है, क्या हमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं बार बार हर छोटी बात में ना इनडायरेक्टली, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या मेरे से कुछ हुआ, कॉन्स्टेंटली ये जो नीड होती है ना टू नो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जाती है धीरे धीरे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मुझे पता नहीं था जब तक मैंने खुद पे हील नहीं किया। मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है ना, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो झगड़ा करो, बहस करो, लड़ाई करो, जो भी करना है बातें करो और ख़त्म करो, मूव ऑन। बट मुझे नहीं पता था कि वो उसके रूट्स इतने डीप थे कि जब तक मैं खुद के बिलीफ सिस्टम्स, खुद के अटैचमेंट स्टाइल्स पे काम नहीं करूँगा, तो रिलेशनशिप में मैं कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकता। राइट। और जैसे तुमने अभी अपना बताया, तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि एक्चुअल में क्या होता था पहले। बिकॉज मैं शांत भी बैठी हूँ, नॉर्मल बैठी हूँ, तो तुम हमेशा पूछते थे क्या हुआ, मुझसे कुछ हुआ क्या, या तुम ठीक हो ना, तुम ठीक नहीं लग रही। फिर आई यूज्ड टू से कि नहीं नहीं सब ठीक है। तो तुम कभी कभी ऐसा भी बोलते थे कि ठीक है मैं बताओ। या मतलब तुमको ये चीज़ कितनी परेशान करती होगी, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा या एक्सप्लेनेशन जानने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ हमारी रिलेशनशिप में, शायद तुमको ये चीज़ पता ना हो, बट एक चीज़ हुई थी उस फेज़ में कि मैंने तुमसे काफ़ी चीज़ें शेयर करनी बंद कर दी थी। या काफ़ी बार इफ़ मुझे बहुत रिलैक्स्ड बैठने का मन है तुम्हारे सामने, मैं एकदम रिलैक्स जैसा चाहती हूँ वैसे नहीं बैठ पाती थी। मैं आई वॉज नॉट माई सेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अभी फिर ये कुछ पूछेगा, ऐसी चीज़ पूछेगा जिसका मुझ पर आंसर ही नहीं है, तो इट्स बेटर टू प्रिटेंड टू बी ओके। और ये जो प्रिटेंड करने वाला फेज था ना, इसी में एक चीज़ जो हम दोनों को रियलाइज होने लगी थी वो ये कि हमारे अंदर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। और फिर से वो ना एक लूप बन गया कि जिसको ऑलरेडी अवॉइड करने की आदत है या प्रैक्टिस है, वो और डिस्टेंस स्पेस लेना चाह रहा है, और जिसको और एंग्जाइटी है उसको एंग्जाइटी बढ़े जा रही है कि ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है। तो अगेन ये लूप चलता रहता है। एक्चुअली हमने जब हीलिंग स्टार्ट करी तो हमें सबसे पहली चीज़ जो ये पता चली कि हम अपने अपने पाथ पे, दोनों को ये लग रहा था हम सही हैं, बट हो क्या रहा था कि हम जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही अनहेल्दी था। जैसे क्या, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स मैं यूज करता था जो मुझे लगता था कि अरे ये सच तो है। जैसे कि सलोनी तुम क्यों बात नहीं करना चाहती, तुम क्यों हर चीज से भागती हो, तुम क्यों रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट नहीं डालती मेरी तरह, है ना, क्यों हम चीजें सॉर्ट नहीं करते। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये तो फैक्ट है, ये तो सच है, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली दे वर ऑल ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स। मेरी हर स्टेटमेंट ऐसी थी जो शायद तुम्हें और मुझसे दूर कर रही थी, जो तुम्हें शायद और डिफेंसिव बना रही थी। और वैसे ही मेरी स्टेटमेंट्स होती थी कि आयुष तुम क्यों इंट्रूड कर रहे हो मेरे स्पेस में, क्यों मुझे स्पेस नहीं दे रहे हो, क्यों तुम इतना ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हो जब मुझे स्पेस चाहिए। तो अगेन ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स। और इस तरह की ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ये रिलेशनशिप को पास लाने की जगह और दूर करते जाते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर अब डिफेंसिव होते जा रहे हैं। दोनों इसी बात में लगे हुए हैं कि हम समहाउ कैसे अपने करंट बिलीफ्स को सही प्रूफ करें और उसके बेसिस पे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इफ इट कैन, अदरवाइज आई एम वेयर आई एम। हमने हीलिंग के थ्रू, अपने सेल्फ वर्क के थ्रू क्या सीखा ना, कि इस तरह की एक रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कब ठीक हो सकती है, जब आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। लेकिन कम्युनिकेशन आपका पार्टनर के साथ तभी तो ठीक हो पाएगा जब आप खुद के अंदर क्लियर और सॉर्टेड हो। तो मैं तुमसे सही कम्युनिकेशन, सही वर्ड्स तभी यूज कर सकता हूं जब मैं अपने अंदर क्लियर हूं कि मेरे जो स्टाइल ऑफ अटैचमेंट है वो कहां से आ रहा है, उसमें क्या चेंज की जरूरत है।
तो हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर ठीक भी करना है। जैसे मुझे कई बार लगता था कि चलो इसको स्पेस चाहिए तो स्पेस दे देता हूँ, तो मैं बोल नहीं रहा, मैं अपनी एंग्जाइटी को, अपनी टेंशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल तो कर रहा हूँ, बट वो मेरे अंदर ही अंदर और ज़्यादा घुटन और ज़्यादा गुस्सा को पैदा कर रही है। तो वो कई दिन कई हफ्तों बाद वो फटती भी थी। तो पॉइंट ये है कि बिफोर हम कम्युनिकेशन को सॉर्ट कर पाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के बिलीव्स को, खुद की कोर वैल्यूज़ को समझना, उसमें जो जो अनहेल्दी पैटर्न्स है उनको हील करना। तो कम्युनिकेशन और स्टेटमेंट्स अपने आप खुद को ठीक कर लेते हैं। तो एक्चुअली एक हेल्दी कम्युनिकेशन में चाहे आपके बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो रहे हैं, इट्स ओके क्योंकि हम अलग अलग इंसान है ना, हमारी अपब्रिंगिंग अलग रही है तो हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग होगा। तो हमारी स्टेटमेंट्स कभी भी आउटवर्ड्स नहीं होनी चाहिए, कभी भी ब्लेमिंग में नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि मुझे कैसा फील हो रहा है, ये नहीं कि तुम मुझे कैसा फील करा रहे हो, क्योंकि आयुष तुम मुझे नहीं फील करा रहे थे, मुझे फील हो रहा था, या राइट? तो मेरी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए थी उस टाइम पे कि आयुष मुझे ना डर लग रहा है कि लड़ाई ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है कि मेरी इंडिपेंडेंसी ना चले जाए। और इसी तरह से तुम्हारे स्टेटमेंट्स, तुम्हें क्या लगता है क्या होने चाहिए थे? तो अगर उस टाइम पे मुझे क्लैरिटी होती और हमारी रिलेशनशिप के लिए क्या सही होता, तो मेरे स्टेटमेंट शायद ये होने चाहिए थे कि सलोनी मुझे भी डर लग रहा है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप और ख़राब हो सकती है। मुझे ये डर था कि मैंने कोई और तरीका देखा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, सो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, कि मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करके शायद हम अगर वल्नरेबल हो जाते एक दूसरे के साथ, तो हमारा फोकस खुद को सही, दूसरे को गलत प्रूव करने से अच्छा रिलेशनशिप को सॉर्ट और सॉल्व करने की तरफ ज़्यादा होता। और एक दूसरे को सपोर्ट करने की तरफ ज़्यादा होता। और जब हम एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन इन अ रिलेशनशिप, और ये हमें और क्लोज लाती है इमोशनली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये वल्नरेबिलिटी का ही नतीजा, रिजल्ट है कि आज हम साथ बैठ के इस बारे में इतना खुल के बात कर पा रहे हैं। ये हीलिंग का ही रिजल्ट है कि हम वल्नरेबल भी हो पाए, बट वल्नरेबल होने से पहले हम खुद के अनरिजॉल्व इश्यूज, बिलीफ सिस्टम्स को सॉर्ट किया, तब जाके हम वल्नरेबल हो पाए। एंड दैट वल्नरेबिलिटी अलाउड अस टू कम्युनिकेट बेटर एंड ब्यूटिफुली रिजॉल्व इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, ये नहीं होगा कि व्हेन यू हील डिसएग्रीमेंट्स विल नेवर हैपन, बट डिसएग्रीमेंट्स में भी आप इतना ग्रो करोगे रिलेशनशिप में, इतना कुछ सीखोगे एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में, कि आपकी रिलेशनशिप और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। करेक्ट। और ये समझ के चलें कि जो ये स्टेटमेंट बोली जाती है दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये सिर्फ एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, इसके न्यूमरस एग्जांपल्स। इनफैक्ट एवरी सेकंड कपल अगर आप बात करेंगे तो लगेगा कि सच में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। कहीं ना कहीं वो इसीलिए भी होता है कि हम उस इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में विच रिफ्लेक्ट वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर पर्सनैलिटी जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस्ड है। हमारी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी उन्हीं से होती है जो शायद कहीं ना कहीं हमसे पोल्स अपार्ट होते हैं, पोलर ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि वो हमारी स्पिरिचुअल, हमारी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को वही इंसान पुश कर सकता है जो हमारे जैसा नहीं हो। तो रिलेशनशिप हेल्दी और एनरिचिंग तभी होती है जब हम दो लोग साथ आए और हेल्दी वे में कम्युनिकेट करें। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो तक बने हैं तो वी आर श्योर कि आपकी सिचुएशन भी हमारे तरह रही होगी। सबसे पहला स्टेप आता है अवेयरनेस कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको अपने आप में काम करना होगा, हील करना होगा, अपने बिलीफ समझने होंगे, अपने कोर लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको लिमिट कर रहे हैं टू ग्रो, टू हैव अ फुलफिल्ड लाइफ। सबसे पहले स्टेप होगा अपने पे काम करने का। सेकेंड स्टेप होगा कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव, और वो होगा तभी जब आप अपने पे काम करोगे। एंड थर्ड स्टेप जो अपने आप ही हो जाएगा व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी रिलेशनशिप भी वो ग्रो करेगी ही करेगी। तो रिलेशनशिप में काम करना है तो अपने पे काम करना होगा, एंड देन इवेंचुअली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो, इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी हो, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वी होप यू हील।